आज भाई इस सुबह बैठे बैठे मुझे एक चीज़ याद आ गई। जो लॉकडाउन का पीरियड था, वो वैसे तो मेरी लाइफ का ऐसे ट्रांजिशनिंग पीरियड था, वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल मोमेंट ऑफ माई लाइफ। लेकिन उस टाइम पे जब लॉकडाउन लगा और मैं घर के अंदर बंद हुआ और मुझे पता लगा कि लॉकडाउन तो काफ़ी लंबा चलेगा, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि जब लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद मैं वापस यूनिवर्सिटी जाऊंगा तो मैं ऐसा बन के जाऊँगा कि सब देख के मुझे पागल हो जाएंगे। ये तो बिल्कुल ही चेंज हो गया, ये तो क्या आदमी है। और उस टाइम पे ऐसे लॉकडाउन लगने के बाद यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोज आती थी और मैं भी देखता था। तो एक वीडियो थी ट्रांजिशन की, कि हाउ टू ट्रांजिशन योर सेल्फ। और जब मैंने अभी रिसेंटली ये मूवी देखा एडोलेसेंस, जैसे कि इसमें भी ये इंसेल वाला चीज़ें बताते हैं, मुझे भी याद आया एक टाइम पे ऐसी यूट्यूब वीडियोज से मैं काफ़ी इन्फ्लुएंस था, जिसमें ये सब बताते थे कि कैसे औरत हमारा गोल नहीं है। अच्छा। वुमेन से बातें करना, उनसे उनको डेट करना हमारा गोल नहीं है, हम उनसे ऊपर है। एंड एज अ सुपीरियर क्रिएचर, सुपीरियर ह्यूमन बीइंग, हमारा काम है अपने ऊपर काम करना, अपनी बॉडी के ऊपर काम करना। कौन कौन बताता था ऐसा? ये यूट्यूबर का तो नाम नहीं ले सकता मैं, एक नहीं ले सकता है क्या? एक हमजा यूट्यूबर करके, एक हमजा नाम था उसका, हाँ, हमजा। चैनल था। हाँ, उसको देख के मैं काफ़ी इन्फ्लुएंस था कि उसकी स्टोरी ऐसे बताता था अपनी वो, कि मैं पहले ऐसे 3 लड़की डेट करता था, यानी 3 एज ए नंबर, 3 रेटिंग, 3 रेटिंग की लड़की। आई वाज डेटिंग 4, मैं बिल्कुल ऐसे था, हम्म। मेरी ऐसी हालत हो गई थी। बट फिर मैंने अपना ट्रांजिशन किया, मैंने जिम ज्वाइन किया, मैंने अपनी बॉडी बनाई और अभी मेरी अच्छी गर्लफ्रेंड है। तो उससे मैं काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। तो वो मुझे अभी बैठे बैठे याद आ गया। तो फिर ट्रांजिशन हुआ कि नहीं हुआ तेरा? ट्रांजिशन काफ़ी हद तक हुआ। जब पहले दिन गया तो मेरा एक फ्रेंड बोला कि यार तो गोरा हो गया। इसमें तेरा क्या रोल था? पता नहीं, सिर्फ इतना ही कॉम्प्लीमेंट मिला मुझे, उससे ज्यादा कुछ कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला। तो ये सोचने के बाद किया कुछ मोटिवेट होके? मैं काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था। किया मैंने जैसे कि पुशअप करना शुरू कर दिया। और उस टाइम पे एक नो फैप मूवमेंट भी काफी ज्यादा चला था, कि फैप नहीं करना बिल्कुल भी। तो उसमें भी काफी इन्फ्लुएंस था कि हाँ यार, ये तो मेरी सक्सेस के सामने आ रहा है, इसका तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो वो भी मैंने उसको भी काफी हद तक कंट्रोल करने का कोशिश किया। ये तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा वो टैक्सी ड्राइवर में रॉबर्ट डीनिरो बोलता है नो मोर नीडल्स, नो मोर जंक। और मैंने टैक्सी ड्राइवर भी उसी टाइम पे देखी थी मैंने। सी रिलेशन है कुछ, रिलेशन है हमजा टैक्सी टैक्सी ड्राइवर का और भाई का जो ट्रांजिशन हुआ, जो आर्क आया उसका, एक विंटर आर्क, स्पेशली विंटर आर्क। विंटर की बात है, विंटर की बात है आजकल लेकिन चल रहा है ट्रेंड में। विंटर आर्क है, एक चीज है, एक फिनोमिना है मार्केट में। विंटर आर्क चीज है क्या ये? चीज क्या है ये जानना जरूरी। बट आर्क कंप्लीट होता है ना। हाँ, मतलब आर्क का मतलब ये नहीं, आर्क का मतलब ये तो नहीं होता होगा ना कि जहां से शुरू किया वहां वापस आ गया तो सर्कल हो गया। हाँ, ये तो हो गया, ये तो सर्कल सर्कल। तो आर्क क्या हुआ फिर? आर्क का मतलब क्या है? आर्क मतलब वही है कि एक लीनियर वे में आपका अगर चल रहा है कुछ, तो उससे एक आर्क है। अब एक आर्क क्रिएट करना है, वो अलग है। तो आर्क तो वापस नीचे आता है ना। वापस नीचे की जरूरत नहीं है। मतलब आर्क मेरे को ऐसा लगता है कि एक आदमी लाइफ में ग्रो कर रहा है, ठीक है, और फिर वो काफी ग्रो कर चुका है, लेकिन विंटर में वो डिसाइड करता है कि अब एक आर्क लेके इसको पूरा करना है, जो ग्रोथ रह गई है। बाकी आर्क तो ये आर्क ले लिया, या तो आप वापस आ गए वहां पे, या फिर आर्क लेके नीचे आ गए। मेरा सिंपल मानना ये है कि पॉपुलर कल्चर में मुझे लगता है कि लोग ऐसे ही मानते होंगे कि एक जो तुम्हारी स्टेगनेंट लाइफ है उसमें एक कर्वेचर लेकर आना है, जो कि कर्वेचर अपवर्ड ही होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से वो कर्वेचर ठीक है, कर्वेचर अलग है, आर्क अलग है। हम कहते हैं ना किसी फिल्म में एक कैरेक्टर का आर्क आ गया। अच्छा, अब थोड़ा क्लियर है, ठीक है। आर्क का मतलब ये है कि वो चीज हो गई जिसके लिए वो डेस्टाइन्ड था। अच्छा, मेरे को लगता है कि कुछ ऐसा हो गया जो कि उसकी डेली जो मंडेन चीजें थी उनसे अलग हो गई। अब जैसे भाई बात कर रहा था चेंज की, एक चेंज की बात कर रहे हैं। हाँ, वो तो है, बट एट अ पर्सनल लेवल जो आदमी विंटर आर्क चाहता है उसको ये लगता होगा कि इस आर्क के थ्रू जो मेरा आर्क आएगा उससे मैं वो बनूंगा जिसके लिए मैं डेस्टाइन्ड हूँ। एक पॉजिटिव कोनोटेशन है ना। एक कैरेक्टर का एक मूवी में एक कैरेक्टर का एक आर्क होता है। उसका मतलब क्या है
कि वो कहानी जब राइटर के दिमाग में थी तो उसने इसको जो सोचा था कि ये कैरेक्टर क्या डेस्टाइन है, इसकी डेस्टिनी क्या है, ये क्या बनेगा, वो आर्क आ गया उस कैरेक्टर का, है ना? तो आप बोल रहे हो कि डेस्टिनी यहाँ पे क्या इंडिविजुअल चॉइस से अलग है, कि मैं क्या चाहता हूँ मेरे लिए और मेरी डेस्टिनी क्या है? बिकॉज कैरेक्टर्स जो आप मूवी की बात कर रहे हो वो कहाँ एंड अप करेंगे ये कैरेक्टर को तो नहीं पता होता, उनकी आर्क आ गई, ऑडियंस को पता है, वो मे बी राइटर को पता है, तो क्या ये इंडिविजुअल चॉइस एजेंसी अलग है डेस्टिनी से? इसमें ये है कि जो इंडिविजुअल है वो मूवी के हर कैरेक्टर को अपना नहीं समझता है, वो हीरो को अपना समझता है, ठीक है, और हीरो का आर्क जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है? तो टू बिगिन विथ एक आदमी समझता है कि मेरा आर्क पॉजिटिव तो है ही, यानी मैं ग्रेट चीज करने के लिए ऑलरेडी डेस्टाइन हूँ, ठीक है, मेरी डेस्टिनी है कि मैं ग्रेट करने वाला हूँ, उस ग्रेट करने के लिए मैं एफर्ट कम डाल रहा हूँ, लेकिन इस विंटर मैं ऐसे एफर्ट डालूंगा कि मेरी जो ऑलरेडी जो डेस्टिनी है, क्योंकि हीरो तो मैं हूं ही, है ना, तो वो डेस्टिनी अब मैं पूरी कर दूंगा इस आर्क में मेहनत करके, आर्क ले आऊंगा अपना। और जब हम ऐसे सिनेमा की बात अभी कर रहे हैं और चीजों की बात कर रहे हैं, तो आर्क के साथ साथ एक डाउनफॉल वर्ड का भी काफी यूज किया जाता है कि इस कैरेक्टर का या फिर इस एक्टर का डाउनफॉल आया है या फिर इसका आर्क आया है, तो क्या हम डाउनफॉल को ऐसे आर्क के कंट्रेरी देख सकते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को लगता है कि आपने बोला पॉजिटिव कैरेक्टर्स से एसोसिएट करते हैं ज्यादातर इंडिविजुअल्स आर्क को, लेकिन एसोसिएट नहीं करने से भी वो आर्क खत्म तो नहीं हो जाता ना नेगेटिव कैरेक्टर्स का। आर्क उनका भी आता है। यस यस यस, वही पॉइंट है। तो अगर कोई नेगेटिव कैरेक्टर है वो जहाँ पे एंड अप करता है किसी मूवी में या किसी वो स्टोरी उसका आर्क है, वो उसका आर्क है, तो उसकी जो डेस्टिनी है वो फिर उसकी एजेंसी से अफेक्टेड है कि नहीं, लेकिन उसकी चॉइसेस से तो है, क्योंकि द चॉइसेस समवन मेक्स दैट लीड्स अप टू हिज डेस्टिनी, जहाँ पे भी पहुंच रहा है, तो चॉइसेस तो रिलेटेड है, लेकिन वो चॉइसेस क्या उसकी एजेंसी से रिलेटेड है वो नहीं पता, चूज करने में उसकी एजेंसी है कि नहीं है, ये वो डेस्टिनी का ही पार्ट है कि वो खुद चूज कर रहा है, ये बताना मुश्किल है। लेकिन हमारा जैसे एक ओरिजिन पॉइंट है और एक हमने डेस्टिनी रखी, हमारी डेस्टिनेशन है, उसके बीच में कहीं हमारा आर्क आएगा, तो जैसे कि हम सिनेमा में बात करते हैं तो एंडिंग होगी, डेस्टिनेशन आएगा और एक आर्क आएगा, तो हम डेस्टिनी को ज्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए या फिर हम आर्क को ज्यादा सेलिब्रेट करेंगे? वो आर्क ही डेस्टिनी है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ जो डाउनफॉल वाली बात कही ना तूने कि एक कैरेक्टर का डाउनफॉल आया, वो भी आर्क हो सकता है उसका, ठीक है, बट सोसाइटी में जो इंडिविजुअल है वो उस डाउनफॉल वाले कैरेक्टर से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करता है, वो उसी से आइडेंटिफाई करता है जिसका डाउनफॉल वाला आर्क नहीं आया है, जिसका अपवर्ड मोबिलिटी वाला आर्क आया है, तो उसके हिसाब से उसकी डेस्टिनी में जो अपवर्ड मोबिलिटी आएगी वही उसका आर्क है, डाउनफॉल वाला आर्क नहीं उसका। जबकि इन रियलिटी अगर किसी का विंटर में खराब काम करके पड़े रह के, है ना, बिना एक्सरसाइज किए अगर उसका डाउनफॉल होता है तो टेक्निकली थियोरिटिकली वो भी विंटर आर्क है, वो भी विंटर आर्क, वो भी विंटर आर्क है। इसमें ये है कि अगर कोई कैरेक्टर है, ठीक है, जिसका आपने बोला कि एक आर्क आ गया, उससे एसोसिएट करते हैं, तो इसमें ये वाली बात भी है कि अगर डाउनफॉल आया भी है, अगर उससे रिलेट तभी करेंगे कि डाउनफॉल के बाद उसका कुछ एक और आर्क आ गया, अपवर्ड आर्क आ गया। कैरेक्टर्स का होता है ना कि बहुत ही खराब हो गया जिंदगी में, तब शुरू करते हैं कि अब एक चेंज आएगा। तो रियल लाइफ में भी लोग रिलेट करते हैं कि यार अब डाउनफॉल आ गया, आई हैव हिट माय रॉक बॉटम आ गया, यहाँ से जो मेरा आर्क आएगा तो होगा। शायद जो विंटर आर्क वाला कॉन्सेप्ट है ये सबसे ज्यादा अपीलिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने ओपिनियन में रॉक बॉटम हिट कर दिया है, उनको लगता है कि अब आर्क आएगा मेरे कैरेक्टर का। जैसे कि काफी ऐसे पॉपुलर फिगर्स भी हैं जो कि बिल्कुल किसी गलत हैबिट में हैं और या फिर उनका लाइफ का बिल्कुल रॉक बॉटम है, जैसे कि आप बात कर रहे हैं अभी, फिर उनको एकदम से रियलाइज होता है कि यार मैं तो बहुत मोटा हो गया, यार मेरे को तो लड़की छोड़ के चली गई, मेरा तो ब्रेकअप हो गया, अब मुझे करना पड़ेगा, तो वहां से एक शुरुआत होती है कि हाँ विंटर आर्क मुझे चाहिए या फिर मुझे कुछ चाहिए। बट विंटर आर्क ही क्यों, समर आर्क क्यों नहीं, स्प्रिंग आर्क क्यों नहीं? विंटर एज ए सीजन में कुछ बात है। मुझे जहाँ तक मेरी ऐसे पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, मुझे ऐसा लगता है कि जो आर्क होता है वो मेनली बॉडी से भी हम एसोसिएट करते हैं कि हमारी बॉडीली इंप्रूवमेंट, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, बॉडीली इंप्रूवमेंट। तो एक ये भी हो सकता है कि सर्दियों में हम बड़े बड़े कपड़े पहनेंगे और अंदर ही अंदर हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, नाइस, ताकि समर में एकदम से हम टी शर्ट में या फिर बॉडी निकाल के अपना आए तो लोग बोले कि अरे ये क्या है, ये क्या है।
ये क्या है? लेकिन एक विंटर में एक वाइब नहीं आती, विंटर जैसे ही सीजन आता है उसमें एक वाइब नहीं आती कि सब ऐसे थोड़ा शांत हो गया है, अभी सब मतलब एक हाइबरनेशन वाली आ जाती है, सब अंदर घुस गए हैं, हाँ, दिस इज द टाइम के अंदर घुस के ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर दूंगा कि अब सब बदल जाएगा। विंटर मतलब वो वाला सीजन से भी कुछ एसोसिएशन है इसका, डायरेक्ट नहीं लेकिन एक बात है। लेकिन मुझे एक ये भी लगता है कि विंटर्स काफी हार्श होते हैं और लोगों की ये भी मेंटेलिटी हो सकती है कि समर तो इतना हार्श नहीं है, विंटर काफी हार्श है और हम विंटर में आर्क लाके बिल्कुल पीक मोमेंट पे जाएंगे, कीचड़ में खिलेगा, कीचड़ में खिलेगा कमल ये अपना तो हार्श एनवायरनमेंट से भी हमें लड़ना है, अपने से तो लड़ ही रहे हैं, हार्श एनवायरनमेंट से भी हमें लड़ना है। ये हो सकता है। विंटर इज कमिंग, विंटर इज कमिंग, विंटर इज डेफिनेटली कमिंग, विंटर इज कमिंग। विंटर इज तो क्या प्लान है अंकित भाई आपका, विंटर का क्या प्लान है? आपने सोचा है कुछ आर्क का? मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक डाउनफॉल वाला आर्क पूरा कर लूं, और क्या ठीक है, क्योंकि विंटर हार्श होते होंगे दूसरे लोगों के लिए, हमारे यहाँ पर समर बहुत हार्श है। विंटर आर्क हार्श है वेस्ट में, वेस्ट में जहाँ बहुत बर्फ पड़ती है और बहुत ज्यादा ठंड होती है, उनके लिए विंटर हार्श है और उसमें वो हाइबरनेशन में जाके आर्क ले सकते हैं। अपने यहाँ जून में लू पड़ती है, और मेरा तो ये भी मानना है कि इंडिया में जब गर्मियां शुरू होती है मार्च से लेके जब तक अक्टूबर नहीं आ जाता है, कोई काम नहीं होना चाहिए, और सर्दियों की छुट्टियां बंद कर दो, ऐसे लॉकडाउन में चला जाना चाहिए। हाँ, सब कुछ सर्दियों की छुट्टियां बंद कर दो, ठीक है, सर्दियों में जितनी छुट्टियां हैं सब बंद कर दो, खूब जाओ, मतलब ऑब्वियसली कश्मीर में नहीं, ठीक है, हिमाचल में नहीं, बाकी जगह पर जहां जहां जो मोस्टली जहां इंडिया में गर्मी ही रहती है, ठीक है। सुन के तो मुझे भी काफी अच्छा लगा। गर्मी जो है वहां इंडिया में छुट्टी की जरूरत है कि घर से बाहर मत निकलो, है ना, गर्मी में नहीं निकलना है बाहर, गर्मी में अपने को घर में रहने की जरूरत है। तो वो जो हाइबरनेशन है गर्मी वाला, उसमें मैं आर्क चाहूंगा अपना। लेकिन एक अगर मैं पूछूं आपसे कि आप जैसे बेसिक पे लेते हैं बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, आप वो विंटर में करना चाहोगे या समर में करना चाहोगे, या कौन सा आपको लगता है कि इसमें ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस हैं टू ट्रांसफॉर्म के लिए? फेवरेबल कंडीशन एक चीज है और ट्रांसफॉर्म के लिए एडवर्स कंडीशन है, लेकिन उसी एडवर्स कंडीशन में मेरे को ट्रांसफॉर्म करना है, ये दूसरी चीज है, ठीक है। तो फेवरेबल तो यही है कि विंटर में कर लो, पसीना कम आता है, जिम चले जाओ, कसरत कर लो। बट एक मूवी देखी थी मैंने बचपन में, अजय देवगन की, ठीक है, याद आ जाएगा, मैं मुझे नाम याद नहीं है, इंसिडेंट बता सकता हूँ मैं मूवी में क्या हुआ था। तो अजय देवगन के साथ पहले कुछ बहुत बुरा हुआ, फिर अजय देवगन को एक कोई सेंसेई मिला, उसका गुरु, उसने उसके रेत में हाथ डाले, ठीक है, फिर खजूर के पेड़ पे लात मरवाई, ठीक है, उसके हाथ और पांव हो गए मजबूत, फिर वो बना मस्कुलर और स्ट्रॉन्ग, ठीक है। याद आ रहा है कुछ, याद आ रहा है ना ऐसा? मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है कि उसमें उसका एक मैच होता है और वो काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर होता है, मेनली वो शायद बॉक्सिंग का मैच है या फिर कराटे का कुछ ऐसा मैच है, और उसमें कुछ जो एनिमी होता है, जो विलन होता है, उसकी आंखों में कुछ पाउडर डाल देता है जिसकी वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, तो उसको शायद वो ऐसे ब्लाइंडनेस में लड़ना सिखाता है। हाँ, ये भी है, स्टूडेंट के साथ भी ऐसा हुआ था, शायद उसी मूवी का एक पार्ट है, तो वो देखा मैंने, उससे हो गया इंस्पायर्ड। फिर बचपन में जब हम लोग, मैं, मेरा भाई वगैरह, हम लोग गए ननियाल, तो वहां हम लोग दोपहर को चिलचिलाती धूप में 2 बजे निकल गए धोरों में, ठीक है, रेत के टीलों में, और हाँ, वहां जाके हमने रेत इकट्ठी करने की जरूरत नहीं थी, बहुत रेत थी ऑलरेडी, तो हम लोगों ने अपने अपने हाथ अंदर डाले रेत में, जलती हुई तपती हुई रेत में, और बिल्कुल फाइन रेत थी वो। हाँ हाँ, रेत, धोरा, सैंड ड्यून्स, ठीक है, वो पूरा हाथ में डाल के, और वही तैयारी थी समर आर्क की, ठीक है। आपका भाई और आप? मेरा भाई नहीं, अच्छा, मेरे कजिन्स, मतलब अपने यहाँ कजिन भाई होते हैं, तो हम लोग सारे वो शुरू कर चुका था मैं समर आर्क अपना, ठीक है। उस टाइम पे भी आपको पता था कि ऐसा कुछ होता है? नहीं, वो तो मूवी ना, मूवी में उसका आर्क आता है ना। अच्छा 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 अच्छा, मूवी से इन्फ्लुएंस, समर आर्क, तो वो समर आर्क में शुरू कर चुका था पहले ही, बहुत पहले, वो चल रहा है मेरा अभी। हाँ, तो मैं दूसरा नहीं शुरू करना चाहता। आप अकेले नहीं हो जिसको क्लोजर नहीं मिला लाइफ में। हाँ, मैं ही अकेला हूँ जिसको क्लोजर नहीं मिला लाइफ में।
क्लोजर तो यार, तो ऐसा है, बट विंटर इज कमिंग। विंटर इज कमिंग यार। तो विंटर मेरे अकेले का आर्क नहीं है ना ये, हम्म। तेरा भी तो आर्क है। सबका हक है किसी ना सब कुछ किसी तो- तरीके से। हाँ। कुछ तो विंटर में करना पड़ेगा इस बार, हम्म, कुछ तो ऐसा बदलाव करना पड़ेगा। हम्म। मानसिक रूप से मैं अपना बदलाव करना चाहता हूँ। बॉडीली तो हो गया, नहीं, मानसिक रूप से आपको लगता है मुझे थोड़ी जरूरत भी है। हम सबको ही है, हम सबको ही जरूरत है। मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। मेंटली स्ट्रांग कैसे होते हैं? वही मैं जानना चाहता हूँ, और वही मैं इस बार ट्राई करूंगा कि मेंटली स्ट्रांग कैसे हो सकते हैं। मेंटली मतलब हाथ को स्ट्रांग करने के लिए रेत में हाथ डाल दिए थे। हाँ, लेकिन मैंने काफी ये भी देखा है कि कुछ लोग मेंटली स्ट्रांग होने को मैस्कुलिन होने से एसोसिएट कर देते हैं कि मैं जितना ज्यादा मैस्कुलिन हो जाऊंगा, और मैस्कुलिनिटी इज नॉट ओनली अबाउट योर बॉडी बट कैसे तुम बिहेव करते हो, कैसा तुम किसी से बात करते हो, तुम्हारा एटीट्यूड क्या है। तो उस एटीट्यूड को मैस्कुलिन करने लग जाते हैं वो, लेकिन बात मैस्कुलिनिटी की है ही नहीं, बात है मेंटली अपने आप को, कॉग्निटिवली अपने आप को स्ट्रांग करने की। मेंटली स्ट्रांग से मतलब मेरा है, थोड़ा सा मैं इसको कनेक्ट या फिर इसको पैरेलल ड्रॉ कर सकता हूँ नॉन चैलेंज से। कि इतना स्ट्रांग हो जाना है कि हो रहा है जो वो हो रहा है, अफेक्टेड नहीं हूँ किसी भी चीज से। कोई है, एग्जिस्ट कर रहा है भी तो इतना स्ट्रांग हो जाना, दिखना नहीं चाहिए यार कुछ। अगर कुछ है भी अंदर, बाहर नहीं दिखना चाहिए। अंदर दबा दबा के इमोशंस को हार्ट अटैक आ जाएगा, लेकिन बाहर नहीं दिखेगा कुछ भी। आर्क और नर्क में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, बेसिकली आप इग्नोरेंट होना चाहते हो। इग्नोरेंट नहीं, इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, बट नॉन चैलेंज में उन चीजों में होना चाहता हूँ जो पर्सनल है, बहुत ज्यादा पर्सनल। बाकी जो चीजें हैं जो कि पर्सनल से आगे निकल के पॉलिटिकल हैं, सोशल हैं, उन पे मैं नहीं होना चाहता। वो तो ठीक है, हाँ, लेकिन होते कैसे? होते वही मैं जानना चाहता हूँ ना, कि कैसे हो सकता हूँ मेंटली स्ट्रांग। पर विंटर तो आ गया। विंटर अभी नहीं आया, अभी मेरे पास मतलब है। इस बार आ गया है। पिछली बार देखा जाए तो नवंबर के एंड में थोड़ा थोड़ा ठंड होना शुरू हुआ था, लेकिन अभी जैसे कि आप भी कल परसों मुझे बता रहे थे लानिना इफेक्ट के बारे में, कि कैसे अब की बार इंडिया में लानिना इफेक्ट हिट करेगा और ज्यादा सर्दी पड़ने के चांसेस हैं। तो हमें एक तो ये भी लग रहा है कि हमने गलत विंटर में आर्क ले लिया है, अब ले लिया है तो मेंटली स्ट्रांग मैं बताता हूँ। मेंटली स्ट्रांग जब मैं इमेजिन करता हूँ ना, तो मैं अपने आप को इमेजिन कर रहा हूँ कि सुबह के 4 बजे कोई बढ़िया एकदम खुले मैदान में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, सुबह सुबह जम गई है वहां पे, थोड़ी थोड़ी पत्तों पे ओस की बूंदें जम रखी है। वहां पे मैं बैठा हूँ, ठीक है, शर्टलेस, आंखें बंद करके। वाह, अच्छा ठीक है, वाह, आराम से जब तक सूरज नहीं आता तब तक मैं देख रहा हूँ। किसको? बस अपने मन के अंदर झांक रहा हूँ। आंखें तो बंद है ना। वो मैं चाहता हूँ मेंटली स्ट्रांग। वहां से मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। इसको थ्योराइज कैसे करूँ ये मेरे को नहीं पता, लेकिन आपको एक फीलिंग मिल रही है मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो वैसा कुछ। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि मेंटली स्ट्रांग होना कितना एसोसिएटेड है हमारे फिजिकली स्ट्रांग होने से? फिजिकली स्ट्रांग होने से मेंटली स्ट्रांग का मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लगता है कॉन्सेप्ट। मेंटली स्टेबिलिटी एक दूसरी चीज है, है ना। स्ट्रांग मेंटली कोई कैसे होगा ये, मतलब स्टेबिलिटी तो स्ट्रांगनेस का पार्ट है ना। अगर फिजिकली स्ट्रांग हो आप, तो कोई भी चीज होल्ड कर रहे हो वो स्टेबल है। बट मोबिलिटी भी मोबिलिटी फिजिकली स्ट्रांग होने का एक पार्ट है। बिल्कुल है। बिल्कुल। लेकिन बॉडीली मोबिलिटी एट लास्ट मुझे लगता है स्टेबिलिटी है, कि उस मोबिलिटी में भी आपकी स्टेबिलिटी है। जब भाग रहे हो इधर उधर नहीं जा रहे आपके कदम, एकदम एक के बाद एक के बाद एक के बाद, घोड़े की तरह। घोड़े की तो आंख सीधी होती है, पैर थोड़ी ना सीधे होते हैं। पैर भी एकदम धम धम, मतलब भाग घोड़े की तरह, रिदम होता है घोड़े के पैरों में। रिदम चल रहा है उसमें, इधर उधर आपका कुछ भी हिल नहीं रहा है। ठीक है, वो स्टेबिलिटी है ना, जो मेंटल स्टेबिलिटी, वो आई थिंक मेंटल स्ट्रांगनेस से आती है। और यहीं से धीरे धीरे करके जब विंटर खत्म होगा तो एक नया आदमी बन जाऊंगा। बट आपको अगर मैं एक एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंस बताऊं
तो जैसे कि मैं काफ़ी कोशिश करता था, मेरे घर के साइड में एक पतली सी दीवार थी, मैं उस पर चलने का कोशिश करता था। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं गिर जाता था। और मैंने ये पैटर्न नोटिस किया कि जब मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है तो मेरी बॉडी की जो मूवमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ वहाँ होती है। बट अगर मेरा माइंड स्टेबल है और मैं फोकस्ड हूँ किसी चीज़ के बारे में, एक ही चीज़ के बारे में मैं सोच रहा हूँ या फिर मैं बिल्कुल फोकस्ड हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी ईजी है उसको पूरा का पूरा क्रॉस करना। तो उस पे भी मुझे थोड़ा लगा कि बोल सकते हैं, या फिर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैं मेंटली फोकस रहता हूँ तो मेरी बॉडीली स्टेबिलिटी भी साथ साथ आती है। लेकिन कार्टून्स में तो इसका एकदम ऑपोजिट होता है कि जब तक वो किसी चीज के बारे में सोच नहीं रहे, ठीक है, कुछ भी चल रहा है दिमाग में, तब तक वो चल रहे हैं, हवा में चल रहे हैं। जैसे ही नोटिस कर लिया कि नीचे नीचे या फिर सोच लिया उस चीज के बारे में, गिर गए नीचे। और ये तो उसमें भी होता है, इश्क मूवी में आमिर खान जब चल रहा होता है अच्छा, पाइप पे। राम 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 राम। बट जो भी हो, हाँ, ये विंटर हमने गलत चुना है विंटर गलत चुना है आर्क के लिए, क्योंकि ये वो विंटर है जिसमें बर्फ तो पड़ी रही है, लेकिन वाइट वॉकर और आर्मी ऑफ द डेड भी मार्च कर रही है। और हमने इसी साल ये फैसला किया है कि हम जाएंगे वॉल पर। हाँ, ये तो ये देखो, अब वॉल इज अ रॉन्ग कॉल। हाँ अगर ये सबसे स्ट्रॉन्ग है जैसे आप बोल रहे हो, स्ट्रॉन्गेस्ट विंटर है, तो मैं तो चाहूंगा किसी में अपना आर्क, स्ट्रॉन्गेस्ट चीज को फाइट कर लिया हमने, इसमें अगर हम लोगों ने आर्क बना लिया अपना, तो फिर क्या बचेगा यार हमने लिए अचीव करने के लिए। अच्छा, तो ये आर्या भी आर्क से आया क्या? कि आप अगर आर्या हो गए हो, आर्या स्टार्क अगर आप हो गए हो, तो आपका आर्क पूरा हो गया। लेकिन गेम ऑफ थ्रोन्स में आपका फेवरेट आर्क कौन सा है? गेम ऑफ थ्रोन्स में जॉन स्नो। जॉन स्नो का आर्क, जॉन स्नो का एक आर्या का भी आर्या स्टार्क का मेरे को सोच लो, एक और मिनट सोच लो। बट आई थिंक आर्क जो है वो, अरे यार बहुत सारे आर्क हैं, एग्जैक्टली, इसीलिए सोच बहुत सारे आर्क है। बट जॉन स्नो का आर्क मोर और लेस ऑन अ प्रिंसिपल लेवल सेम ही था, ठीक है। ये आपको नहीं लगता कि जॉन स्नो का आर्क काफी फोकस्ड भी था, कि उसके आर्क पे काफी ज्यादा फोकस किया था? लेकिन मुझे एक और कैरेक्टर भी याद आया, इसका आर्क मुझे सबसे बेस्ट लगता है, जेमी का आर्क मेरे लिए बेस्ट आर्क है। मेरे दिमाग में भी जेमी का आर्क तो मुझे ऐसा लगता है एक बिगड़ा हुआ अमीर बाप की औलाद एक ऐसी तरह से ट्रांसफॉर्म हुआ है, हाँ, जो कि देखना काफी इंप्रेसिव है। और सिमिलरली हम जिस डाउनफॉल आर्क की बात कर रहे थे, वो आया है टीरियन लेनिस्टर का, हाँ, जो शो की स्टार्टिंग में लग रहा था कि ये तो क्रेजी कर देगा, स्मार्टेस्ट पर्सन इन द 7 किंगडम्स, ठीक है, ये आदमी क्रेजी कर देगा। वो आदमी एंड में जाते जाते हाँ, एंड में हो गया था उसका थोड़ा आर्क, मतलब जेमी जैसा नहीं हो पाया। जेमी जैसा नहीं हो पाया। आर्क तो आया ही नहीं, उसका डाउनफॉल ही हुआ। डाउनफॉल पे डाउनफॉल, मतलब उस आदमी ने जो ट्राई किया कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, उसके सिर्फ हुए 6-7 एमई निकाल ली उसने वहां पे डाउनफॉल नहीं, तो उसने जो ट्राई किया था वो सब तो हो गया। बट कमिंग बैक टू विंटर आर्क मेरी नजर में जो सही मायने में किसे कहता है वो है फ्रिज का। मैं सोच रहा हूँ फ्रिज कौन सा कैरेक्टर है अभी गेम ऑफ मैं सोच रहा हूँ फ्रिज लैनिस्टर है फ्रिज क्या है, टारगेरियन है। रेफ्रिजरेटर उसका आता है विंटर आर्क। क्यों? वो गर्मियां खत्म हुई, भाई जाता है हाइबरनेशन में कि अब उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अगले विंटर और भी स्ट्रॉन्ग बनके आऊंगा। अगले समर बहका दिया तूने अगले समर और भी स्ट्रॉन्ग, अगले समर और भी पुढच्या वर्षी। बाकी अगर मैं विंटर आर्क कंटेंट की बात करूं कि कॉन्स्टिट्यूट क्या करता है एक विंटर आर्क में, क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो एक तो जैसे हो गया, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे को
वो है सुबह उठने की। ये नींद है ना जो सुबह सुबह विंटर्स में, ओहो वो सबसे बड़ा दुश्मन है। वो तो इतना मजा आता है ना, क्या ही बात है। और क्या हो सकता है विंटर आर्ट में, ऐसा क्या करें अगर किसी को फॉलो करना है विंटर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ठंड। थैंक यू। ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, ठंड की वजह से आता है ठंडा पानी। हाँ ठीक है, तो एक तो सुबह उठना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक ठंडा पानी। ठंडे पानी क्योंकि अगर आर्क चाहिए तो ठंडे पानी से नहाओ, है ना। गर्म पानी से तो हर विंटर में नहा रहे हैं ना। एक विंटर तो ऐसा होना चाहिए आर्क में, तो आर्क में ठंडे से ही नहाना पड़ेगा कि आर्क लगना चाहिए। होता कुछ नहीं है उससे, हाँ हाँ। होना कुछ नहीं है, डिसिप्लिन। मैंने सुना है, लेकिन ज्यादा ठंडा अगर पानी डालते हैं कई बार शॉक भी लग सकता है बॉडी को। हाँ मैंने भी सुना है। अरे यार वो उल्टा बोल रहा था। ये फुटबॉलर कौन है अपना फेमस? रोनाल्डो, इंडिया का सुनील सुनील छेत्री। जो लखनऊ पे आया था। हाँ वही है सुनील ना? छेत्री है वो कह रहा था भाई कि कुछ नहीं होगा, उठो, हाँ, सर्दी हाँ। गर्मी डजंट मैटर, सुबह जल्दी और चिल्ड वाटर से नहा लो, तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। मुझे भी लगता है कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको ये स्टोरी बताई थी अपनी कि जब मैं हॉस्टल में था, तो पूरे हॉस्टल में पूरे 2 साल की ठंड में मैंने कभी गर्म पानी को टच नहीं किया। मुझे प्रॉब्लम ये लगता है कि अगर ऐसा है कि आप आधे विंटर में आप गर्म पानी से नहा रहे हो और एकदम से आप ठंडे पानी से नहा लिए, उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बट आपका अगर पूरा कॉन्स्टेंटली आप कंटिन्यूअसली अगर नहा रहे हैं ठंडे पानी से। एक और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, सच कितना है साइंटिफिक कितना पता नहीं, लेकिन जनरल विजडम है कि हमारे यहाँ नहाने का कॉन्सेप्ट है नदी तालाब में उतरकर नहाने का। ठीक है, जो नेचुरली इवॉल्व हुआ है। नदी तालाब में आप ऑब्वियसली कदमों से जाते हो तो पैर पहले पड़ते हैं, और कहते हैं कि पहले जब आप अपने पैर डालते हो तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करती है। ठीक है, तो वो देख लेती है कि आप ठंडे पानी से आज तो नहाने वाला है आदमी। ठीक है, तो फिर उस हिसाब से अपना टेम्परेचर बदल देती है। इसलिए इंस्टिंक्टिवली अभी भी हम लोग जब नहाते हैं तो पहले पैरों पे पानी डालते हैं। मेरा तो वो भी एक, मैं शोल्डर्स पे आप डायरेक्ट नहीं, ऐसे लेके चुल्लू भर पानी लेके खुद को शाबाशी देना है। 2 बार शाबाशी, आज ठंडे पानी से नहा रहे हैं। लेकिन मेरा फिर उल्टा है, मैं तो सबसे पहले सर पे पानी डालता हूँ, अपना सर नीचे करके उसके ऊपर सर पे पानी डालता हूँ सबसे पहले। ये तो वेरिएशन आ गया यार। तो सच के तो बहुत सारे मार्ग हैं, कोई एक तरीका नहीं होता है सच तक पहुंचने का। सत्य के प्रयोग बढ़ गए हैं आप। नहीं तो एक बहुत ही बड़ा एबलिस्ट एक्सपेरिमेंट है कि एक हाथी है और 2-4 ब्लाइंड पर्सन है उसके आसपास, और वो हाथी का किसी ने उसकी ट्रंक पकड़ा है, किसी ने पैर पकड़ा है, किसी ने टेल पकड़ा है, और जिसने जो पकड़ा है वो हाथी को वैसे डिस्क्राइब कर रहा है। रोशोमन इफेक्ट, नॉट रोशोमन इफेक्ट, ये रोशोमन इफेक्ट अकीरा कुरोसावा नहीं, रोशोमन इफेक्ट नहीं, रोशोमन इफेक्ट दूसरा होता है। तो ये एक एबलिस्ट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट हुआ है, मतलब अब एबलिस्ट है आज के पर्सपेक्टिव में, बट पॉइंट ये था। अच्छा, ये जैनिज्म में है, अब ठीक याद आ रहा है। जैनिज्म में अनेकांतवाद एक कॉन्सेप्ट है जिसको सियादवाद भी कहते हैं। उसमें ये कॉन्सेप्ट है कि ऐसे 4 अगर ब्लाइंड लोग ऐसे अलग अलग पकड़े तो वो बताएंगे हाथी कैसा है, बोलेगा कि लंबा है, ठीक है, और लचीला है। कोई कहेगा कि लंबा है, पतला है लेकिन पीछे बाल है। कोई कहेगा कि मोटे मोटे हैं, एकदम खंबे जैसे, ऐसा हाथी है। ये सब हाथी है, पर इनमें से कोई भी हाथी नहीं है। पार्शियल ट्रूथ, अनेकांतवाद है। सच जो है उसके अनेक अंत है, एक नहीं है। मतलब तो रियलिटी भी एक थोड़ी एक्सपीरियंशियल है। हाँ, तो वैसे ही लेकिन पानी इसमें जो दूसरा पार्ट है, ये तो आपने बोल दिया रियलिटी एक एक्सपीरियंशियल चीज है कि एक्सपीरियंस से पार्शियल ट्रूथ है या फिर अलग अलग एंड्स हैं उसके। लेकिन उनके मानने या न मानने से या उनके डिस्क्राइब करने से क्या हाथी जो है या जैसा वो है उसमें कोई चेंज आ जाता है? वो तो हमेशा एग्जिस्ट कर रहा है ना हाथी। हाथी तो मतलब हमारे थॉट्स के बियॉन्ड, हमारे मतलब वही है कि के बियॉन्ड। चीनी कब मीठी हुई? जब उसने आपको टेस्ट किया, जब आपने टेस्ट किया तब, या पहले से मीठी? या पहले से ही मीठी थी। तो मैटर वर्सेस थॉट, आइडिया, मैटर वर्सेस आइडिया बेसिकली।
वो डिबेट तो उसका तो खैर उसका तो क्या वो तो फिर आप पूरा कार्टेशियन डुअलिज्म में चले जाओगे काफी ज्यादा। उसके लिए जाना पड़ेगा हमको ग्रीस, है ना, ग्रीस से एथेंस, और वहां चला गया अगर मैं तो समर आर्क नहीं आ पाएगा, वहां विंटर आर्क ही लेना पड़ेगा। तो आप अभी भी समर आर्क हो? हाँ, मैं समर आर्क पर्सन हूँ, ओके। मैं विंटर आर्क में नहीं मानता हूँ। नहीं मानते? नहीं, मैं समर आर्क वाला पर्सन। मैं थोड़ा बिलीव करता हूँ विंटर आर्क में, हाँ। नॉट फुल्ली बट थोड़े तरीके से मैं थोड़ा बिलीव करता हूँ विंटर आर्क में। लेकिन अगर बॉडीली ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात है तो आप समर में कैसे करोगे? क्या क्या प्रॉब्लम है समर में ट्रांसफॉर्म करने? दिखेगा नहीं ना, सडन दिखेगा। चेंज। बड़े प्रॉब्लम हुडी के नीचे से एक दिन अचानक से डोले आ गए, शोले आ गए। ये जो गजल मैं पढ़ रहा हूँ ये है ओसामा जुरैज साहब की, और इरशाद तो शेर देखिए, गजल पे इरशाद होता है। शेर देखिए आप कि तेरे तलाश के मारो की नींद पूरी हो, तेरे तलाश के मारो की तेरे नींद तलाश पूरी के मारो की नींद पूरी हो, नींद पूरी हो, जरा तू बैठ कि पैरों की नींद पूरी हो। वाह 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 वाह। जरा तू बैठ की पैरों की नींद पूरी हो। वाह, जरा तू बैठ कि पैरों की नींद पूरी हो, हाँ, हाँ। विसाल करके जुदाई का नाम तक न रहे, नाम तक ना रहे। विसाल करके जुदाई का नाम तक न रहे, फिर इतना जागे कि बरसों की नींद पूरी हो, वाह वाह, फिर इतना जागे कि कि बरसों की नींद पूरी हो, खुदा तो चाहेगा ख्वाबों में सब रहे मशरूफ, खुदा तो चाहे खुदा तो चाहेगा कि ख्वाबों में सब रहे मशरूफ, खुदा तो चाहेगा कि बंदों की नींद पूरी हो। वाह 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 वाह। वाह, तेरा बिछड़ना कि बस जागने की दूरी पे है, तेरा तेरा बिछड़ना कि बस जागने की दूरी पे है, तो कैसे खौफ के मारो की नींद पूरी वाह हो। वाह 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 वाह। खौफ शेर है। था। वाह, वापस पढ़ता हूँ, तेरा बिछड़ना कि बस जागने की दूरी पे है, तो कैसे खौफ के मारो की नींद पूरी हो, ये रोटी पानी का झगड़ा है और लोगों का, ये रोटी पानी ये रोटी पानी का झगड़ा है और और लोगों का, मैं चाहता हूँ कि लोगों की नींद पूरी हो, वाह, शानदार। मैं चाहता हूँ कि लोगों की नींद पूरी हो, उसी की मर्जी कि कितनों का चौकीदार रहे, उसी की मर्जी कि कितनों का चौकीदार रहे, उसी की मर्जी कि जितनों की भी नींद पूरी हो। पूरी आखिरी शेर देखिए, पूरी। जो एक जागे तो दोनों का इत्जराब रहे, जो एक जागे तो दोनों का इत्जराब रहे। हाँ, दोनों का इत्जराब मतलब दोनों को बेचैनी, दोनों को बेकरारी अच्छा, रहे। अच्छा, अच्छा। तो एक जागे तो दोनों को इत्जराब रहे, जो एक सोए तो दोनों की नींद पूरी हो। वाह वाह। वाह 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 वाह। तो अब ये देखो, तो नींद पे साहब ने ऐसा आपने लिख क्या दिया सुनाया मुझे। तो नींद देखो कितनी जरूरी है यार। नींद, यहाँ से एक और चीज जो बात कर सकता हूँ, नींद क्या फंडामेंटल राइट होना चाहिए, राइट टू स्लीप। ठीक है कि 8 घंटे नींद पूरा करना हाँ। एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए कि नहीं, बंदों की नींद पूरी होनी चाहिए कि नहीं, क्या है? होना चाहिए और हो सकता है, हम्म, इन दोनों में एक फाक है। ओके, होना चाहिए, हम्म। राइट। लेकिन मैंने कहीं देखा था, किसी ने तो अभी लॉ निकाला है कि राइट टू स्लीप इज अ फंडामेंटल राइट। हाँ, लो निकाला है या फिर किसी ने लेकिन- ऐसे प्रोटेस्ट किया है प्रॉब्लम ये है, कहीं बाहर कुछ तो बाहर? प्रॉब्लम ये है कि जिस देश में ये अधिकार प्रधानमंत्री को भी नहीं मिल रहा यही इसी पे बात कि वो करना 8 है। घंटे की नींद पूरी कर पाए, हाँ, हाँ। मोदी जी भी तो प्लेन में सोने जाते वक्त 4 घंटे की। हाँ, उनकी दिन तो में नींद पूरी वहां हो। पे ऐसे देश में हम्म, हम जैसे प्रिविलेज सिटीजन्स हम्म, ये डिमांड करें हम्म, कि हम 8 घंटे सोएंगे, 16 घंटे जागेंगे। ये लेकिन नींद पूरी नहीं होगी ना फिर यार, तो काम कैसे चलेगा? काम कैसे चलेगा? मैं जब छोटा था मैं देखता था मेरे पापा जब आते थे काम करके जॉब से। मेरे पापा शुरू में जब उनका नौकरी लगा था तो हम गुड़गांव में माइग्रेट किए, और गुड़गांव में मेरे पापा शुरू में फैक्ट्री में काम करते थे, बिल्कुल ऐसे मैनुअल जॉब था उनका, मशीन्स के आसपास काम करते थे। तो जब मेरे पापा आते थे जॉब से तो उनका पूरा जो कॉलर था और आगे का सब कुछ था वो पूरा ब्लैक होता था। तो मुझे काफी बुरा लगता था कि मेरे पापा इतने लंबे समय तक काम क्यों करते हैं। तो उस टाइम पे भी मैं सोचता था, उस टाइम पे भी मेरे पास ऐसे कार्ल मार्क्स वाला दिमाग था। और ये आज भी रेलेवेंट है। हाँ। अभी बीच में थोड़े टाइम पहले या शायद पिछले साल कौन, सुधा मूर्ति, सुधा मूर्ति के हस्बैंड इन्फोसिस के नारायण founder। मूर्ति। नारायण नारायण मूर्ति, मूर्ति। उनका या सुधा मूर्ति का, हम्म। दोनों में से किसी एक का ऐसा स्टेटमेंट था नारायण कि मूर्ति। नारायण मूर्ति का। नारायण मूर्ति का था ना कि हमारे यहाँ वर्कर्स कम काम करते हैं हम्म, और काम करवाना चाहिए।
मेरी नजर में ये बकवास है। हम्म, ठीक है, अपने यहाँ वर्कर्स ऑलरेडी पहली बात बहुत काम करते हैं। हाँ हाँ दूसरी बात, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं कि कितना काम करते हैं, हाँ हाँ, जो कि अभी डेटा ही नहीं है कि वो लोग कितना काम करते हैं। जो कि अभी की इकोनॉमी का हाँ। भी काफी चलन है। हाँ, तो उसमें कोई लॉ ही नहीं है कंट्रोल करने उसमें की। हाँ वो कंट्रोल हो ही नहीं सकता। हम्म, ठीक है, उसमें अगर नारायण मूर्ति को लगता है कि वर्कर्स को इतना काम करना चाहिए तो उनको खुद काम करके एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। ये चलो हम ये तो नींद की- इग्नोरेंस थी उनकी। ये तो इग्नोरेंस थी। और इग्नोरेंस ब्लिस है। ठीक है क्योंकि अगर इग्नोरेंस ब्लिस नहीं होती तो इग्नोरेंट आदमी के पास इतना पैसा नहीं हो सकता। तो आपको भी मूर्ति की तरह नॉन चैलेंज बनना है या फिर उससे अलग तरह का नॉन चैलेंज? नॉन चलान तो नहीं हाँ। वो बचा नहीं ना, उसने तो बोल दिया काम करो यार, हाँ हाँ मेरी फैक्ट्री में काम क्यों नहीं करते? हाँ। कौन? मूर्ति साहब। और हाँ, जबकि- नारायण मूर्ति ने। जबकि मैंने सुना है, मैंने काफी ट्विटर पे भी देखा था लोगों का एक ग्रीवांस था कि इन्फोसिस में या फिर बड़ी बड़ी कंपनी है वो अभी उनका पैकेज जो है काफी कम हो गया है। किसी ने स्क्रीनशॉट भी डाला था कि कैसे उनका एनुअल जो पैकेज है वो 4-5 लाख का ही है बड़ी बड़ी कंपनीज में। तो अगर ज्यादा काम करके भी अगर किसी का इनकम कम हो रहा है तो वो तो डबल एक्सप्लॉयटेशन है। फिर मोटिवेशन भी कैसे आएगा किसी को ज्यादा काम हम करने का? वैसे भी ज्यादा ही काम कर रहे हैं। हाँ, हाँ। किसी की भी जिंदगी का मकसद ये होना ही नहीं चाहिए कि ज्यादा काम करना है। मकसद जिंदगी का जो है लक्ष्य वही होना चाहिए कि काम कम करना है, बाकी जिंदगी। हाँ जिंदगी जो दे रही है वो ज्यादा लेना है। मतलब हमें गधे से अलग बनना है। हाँ ठीक है, बट गधे का तो काम ही वही है ना। गधा ये सोच ही नहीं रहा है कि मैं घर बैठ के एक किताब पढ़ लूं या एक फिल्म देख लूं या पिकनिक चला जाऊं फैमिली के साथ। ठीक है, उसको तुम काम करवाओगे तो वो कर भी लेगा, उसके पास वो कॉन्शियसनेस है भी नहीं। इंसान काम करने से ऊपर की चीज है। लेकिन गधा भी मेरे को लगता है सोच तो रहा होगा, पता नहीं है, सोच हाँ। रहा होगा। इसीलिए तो वो कहानी है ना, उससे काम करवाते थे, जब रुई करते थे वो पानी में गिर जाता था। हाँ रुई भारी हो जाए काम नहीं हाँ, करूंगा। नहीं रुई भारी ये नहीं था, ये बात- मटके कुछ था। मटके हाँ, फोड़ देता था। हाँ। रोज मटके फोड़ रहा था। कहानी ये थी कि जो एक आदमी है हाँ। उसका एक गधा है, उस पे वो सामान लाता है, हाँ, दूसरे गांव लेकर जाता है और सामान बेच देता है। तो गधे पर एक वो मटके लादा करता था यूजुअली। तो नदी क्रॉस करते थे, गधा नदी के अंदर गिर जाता था जानबूझ के कि मटके कच्चे घड़े फूट गए। ठीक है, और वो मजे वापस घर पे। हल्का हो गया। ठीक है, गधा और निकल गया खाली, काम नहीं करना पड़ा। एक बार मालिक ने क्या किया कि उस पे रुई लाद दी गधे पे, और गधा तो गधा है। ठीक है, ऑल दो गधा बहुत स्मार्ट जानवर है, बट कहानी में गधा तो गधा है। ठीक है, वो गया पानी में और फिर पानी में लेट गया और रुई हो गई भारी और गधा पानी में ही डूब के मर गया। तो गधा ना बने। गधा ना बने। ये तो ट्रेजेडी चला गया काफी ज्यादा। हाँ, तो लेकिन नारायण मूर्ति चाहते हैं कि हम गधे बन जाएं गधे बन जाए और स्मार्टनेस के चक्कर में डूब के मर जाएं। लेकिन हम गधे नहीं है, क्योंकि गधा बहुत स्मार्ट जानवर है और हम स्मार्ट। तो हम गधे हैं कि नहीं है? हम गधे नहीं है, हम गधे नहीं हैं। हम हम स्मार्ट गधे नहीं नहीं है। हम स्मार्ट अगर होते तो हम इग्नोरेंट होते, क्योंकि इग्नोरेंस Is a इज ए bliss. ये तो यार कुछ एंटीला बन गया इधर। एंटीलिया एंटीना ही बोला। एंटीना नहीं है क्या वो? एंटीना नहीं है क्या वो? एंटीलिया। एंटीलिया एंटीलिया क्यों नाम रखा होगा घर का? ये तो यार उस टाइम तो एक किताब आई थी, हाँ। मेरे को याद है, कुछ तो एक मैगजीन आती थी, हम्म, उसमें एंटीलिया की एक पूरा एक सेक्शन था। कौन से फ्लोर पे क्या क्या है, कौन से पे स्विमिंग पूल है, कौन से पे अच्छा। ऊपर हेलीपैड है, वो तो हाँ, ठीक है। और उसका नाम कहाँ से इंस्पायर्ड है। हाँ, अच्छा। कहाँ से इंस्पायर्ड है? भूल गया ना। जो जैसे कि यूटोपिया होता है कि यूटोपिया ऐसा होता है वैसा होता है, वैसे एक मैगजीन ने ऐसा कुछ छापा कि ऐसा एंटीलिया ऐसा होगा। हाँ हाँ। एक फ्यूचर है, एक फ्यूचर बिल्डिंग है। नहीं, एक नहीं, future- नहीं, जब लॉन बन गई अच्छा 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 अच्छा। उसके बाद कि ये एक नया घर है, इसके पूरे फीचर्स देखो, अच्छा। ये फीचर ये फीचर ये फीचर। तो वो घर अंबानी ने बनवाया था या फिर खरीदा बाद में? नहीं बनवाया बनवाया था, कस्टमाइज करवाया था पूरा। लेकिन क्या यार, कैसे लोगों के काम करने से अंबानी साहब की नींद पूरी हो रही है। बढ़िया एंटीलिया में। हाँ। मुझे तो नहीं लगता कि अंबानी 8 घंटे नहीं सो रहे। अंबानी की पूरे 8 घंटे की पूरी नींद वो है। नहीं भी सो रहे तो वो इसलिए नहीं सो रहे क्योंकि टाइम कम पड़ रहा है।
हाँ, पैसे खर्च करने के पैसे लिए। खर्च करने के लिए। सो मुझे गए। लगता है कि जो मुकेश अंबानी जितने अमीर लोग हैं ना, उनके पास तो कोई ऐसी मेडिसिन होती होगी कि बिना सोने की। हाँ हाँ। कि खा लिया और अब पैसे उड़ाऊंगा। किसी तरह की तो सीक्रेट सोसाइटी में लोग रहते होंगे जहाँ पर उनके कुछ सीक्रेट वही कुछ तो ऐसा होता होगा। वही तो उनका। अगर नहीं होता है तो थू है ऐसे पैसों पे। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। हाँ। अगर मैं 8 घंटे सो रहा हूँ और तुम भी 8 घंटे सो रहे हो तो कोई मतलब नहीं है इस बात का। अंबानी की दिनचर्या मतलब बिल्कुल आपके समझ तरह रहे है। हो? हाँ, हाँ, कि आधी जिंदगी तो हमारी सेम है। हाँ। ठीक है, आधी जिंदगी तो आपकी और मेरी सेम है, हाँ। बाकी आधी जिंदगी में जो उखाड़ना है उखाड़ लो। ठीक है, वो दूसरे मैट्रेस पे सो रहे होंगे। इतना ही फर्क है, इतना ही फर्क है बस। इतना ही फर्क है, इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं है कुछ खास। अगर कल को अंबानी बादलों में अपना बेड डाल ले और वहां सोने लगे बादलों में। तब मैं मानू तब मैं मानू कि हाँ ये पैसा है, पैसे का काम है, ऐसे बादलों में सोना। अनंत अंबानी का विंटर आर्क आया था। हाँ, आया था। लेकिन उसका डाउनफॉल उसके रॉक बॉटम से भी नीचे गया। उसका जो रॉक बॉटम है ना, हाँ, वो हमारा आकाश है। हाँ। ठीक है, हम्म। उसके भाई 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 भाई, भाई